कि कोविड के दरमियान यानी कि कोरोना महामारी के चलते उद्योगों को दोबारा से शुरू करने के लिए श्रम कानूनों में कुछ नियमों को बदलने की कोशिश हो रही है। हालांकि यूपी की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कुछ क्लॉज और सब क्लॉज को 2 महीने के लिए स्थगित करने की बात कही गई है। साथ ही कुछ जो श्रम कानून है उसको सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। लेकिन आप समझेंगे कि असल में जो बातें चल रही हैं मीडिया या फिर इस वक्त अलग अलग फोरम पर वो कितनी सही है और इस कोविड एरा के दरमियान उद्योगों को दोबारा से शुरू करने के लिए क्या हमें श्रम कानूनों के कुछ हिस्से को स्थगित या फिर उसे बदलने की जरूरत है या उसके बिना भी हम इस कोविड एरा के दरमियान फैक्ट्रियों को रीओपन कर सकते हैं और अगर बदलते हैं तो उससे सहूलियत उद्योगों को क्या मिलेगी और उसका असर हमारे श्रमिकों पर क्या पड़ेगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ एस.सी. त्रिपाठी साहब हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर सुभाषचंद्र पांडे जी हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुभाष सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुनीता ओझा जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुनीता जी आपका नमस्कार। शुरुआत मैं एस.सी. त्रिपाठी सर आपसे करना चाहूंगा कि यूपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन फिलहाल जारी किया जिसमें कहा गया है कि 2 महीने तक कुछ क्लॉज को सस्पेंड रखा जाएगा जो लेबर लॉस के क्लॉज हैं। इनको सस्पेंड करने या रखने की जरूरत और इसका इंपैक्ट इंडस्ट्री पर सबसे पहले मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं। जो शुरुआत हुई थी आज से लगभग 42-43 साल पहले नोएडा बनाने के समय, कि जो छोटे उद्योग हैं उनमें जो व्यक्ति उस उद्योग को चलाता है वही उसका फाइनेंस देखता है, वही प्रोडक्शन देखता है, वही मार्केटिंग देखता है, वही एचआर देखता है। और हमारे कानून जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि इसको ध्यान नहीं देते कि ये सब जो है इसका कितना बर्डन आएगा। तो उस समय भी मैंने राज्य सरकार से कह के ये कर लिया था कि एक सिंगल विंडो मेरे पास उद्योग के और लेबर के दोनों के अधिकार हो गए थे, जिससे कि मेरी पोजीशन एक मेंटर की तरह होती थी कि उनको समझा करके लेबर लॉस का पालन कराया जाए। और इससे देखिए नोएडा में बहुत फायदा हुआ, आगे चला। इसके बाद का मैं आपको अनुभव बताऊं, मैं 3 साल 89 से 92 तक जापान में था। और आपको शायद ध्यान हो कि जब भारत सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गई थी, जब IMF वर्ल्ड बैंक कोई मदद नहीं कर रहा था, तो जापान से ही हम लोगों ने मदद कराई। और उस समय फिर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह बाद में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में और नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए। तो उन्होंने पूछा कि जापान के औद्योगिकरण के बहुत सारे मामले पूछे। तो मैंने उन्हें एक चीज़ बताई जो आज के लिए रेलेवेंट है, कि सारे ईस्ट एशिया में, केवल जापान में ही नहीं, जापान से सीख के कोरिया और उसके बाद ताइवान, सिंगापुर और शायद चाइना में भी, उनके यहाँ एडवर्सरियल रोल नहीं है। गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री का, मैनेजमेंट का, लेबर का, प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का, वो सब मिल के काम करते हैं और एक कलेक्टिवली सोचते हैं कि कैसे हमारा जो है सबकी उन्नति हो। तो इस भावना से अगर देखा जाए और देखना चाहिए तो उत्तर प्रदेश का जो अभी चेंज हुआ है कानून का, वो बड़ा सब वो ठीक है 2 महीने के लिए, क्योंकि इस समय देखिए कोरोना वायरस की वजह से स्किल्ड लेबर जो है तितर बितर हो गया है। अब अगर जो उद्योग चलेगा वो अगर 8 घंटे ही चलेगा और जहां कहीं 20 या 50 लोग काम कर रहे थे और 15 और 20 ही मिल रहे हैं, तो इसलिए कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने केवल बहुत छोटा सा इसमें एक संशोधन किया है कि 8 घंटे के बजाय आप 12 घंटे काम ले सकते हैं और 48 घंटे के बजाय 72 घंटे एक सप्ताह में काम ले सकते हैं। 6 घंटे के बाद थोड़ा समय देना पड़ेगा और प्रोपोर्शनेटली आप उनको उसी हिसाब से ज़्यादा वेजेस भी देंगे। तो मैं समझता हूँ ये इस परिस्थिति को देखते हुए ठीक है। और शायद जो परिस्थिति आ रही है उसमें कोई अन्य परिवर्तन भी कोई छोटे मोटे किए जाएं तो उसे हमें एक पॉजिटिव दृष्टिकोण में देखना चाहिए। जैसे बहुत साल पहले मुझे ध्यान है कि जब ये SEZ शुरू हुए तो लोगों ने कहा कि हमारे पास जो है वो नियमित ऑर्डर नहीं होते हैं। एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया, अब हमने कुछ लोगों को लगाया, उसके बाद ऑर्डर नहीं है तो हमारे पर लगातार बर्डन होता है। तो SEZ में कुछ रियायतें दी गई थी इसीलिए, वरना SEZ चल नहीं पा रहे थे। तो परिस्थिति के अनुसार हमें लेबर लॉज को लचीला थोड़ा बनाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा
एक ओवरऑल स्पिरिट होनी चाहिए कि हम मिल के काम करें, मिलकर काम करें, लेबर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सरकार, इंडस्ट्री मिल के काम करें। तो मैं इस समय आपसे यही कहना चाहता हूँ। सुनीता जी, जो यूपी सरकार का नोटिफिकेशन है, हालांकि वो सिर्फ 2 महीने के लिए है, उसमें जो क्लॉज सब क्लॉज को बदलने या सस्पेंड करने की, मैं कहूँ खासतौर पर सस्पेंड रखने की बात कही गई है। जिस तरीके से फैक्ट्री एक्ट 1948 और इसमें कहा जा रहा है सेक्शन 51, 54, 55, 56 और 59, इसको 19 जुलाई तक सस्पेंड रखा जाएगा। अगर ये 4-5 क्लॉज सब क्लॉज को मैं समझूं लेबर के नजरिए से, क्या बदलेगा उनके लिए और फैक्ट्रियों के नजरिए से उन्हें क्या सहूलियत मिल सकती है? देखिए, ये जो 4-5 जो सेक्शंस की आपने बात की, सेक्शन 51, 54, 55 और 56, तो इन सेक्शंस में ओरिजिनली जो टाइम फिक्स था, 8 घंटे तक एम्प्लॉय कर सकते हैं, वीकली छुट्टी देनी है, 8 घंटे के बीच में उनको रेस्ट देना है। ये 4-5 सेक्शन केवल जो वर्किंग आवर क्या होगा एक श्रमिक का, उसको रेगुलेट करते हैं। अगर हम लोग ये अधिनियम जिसकी चर्चा हो रही है उसको देखें, तो उसमें चेंज ये लाया गया कि 8 घंटे के बजाय आप 12 घंटे तक काम फैक्ट्री पे करवा सकते हैं, 12 घंटे पे काम करवा सकते हैं, और उसमें हर 6 घंटे के बाद आपको आधे घंटे उनको विश्राम की देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ उनको वेजेस में, इसकी वजह से कोई वेजेस में उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ये भी बोला गया है। प्रोपोर्शनेट के तौर पे अगर 80 रुपए कमा रहे हैं आप 8 घंटे के लिए, तो फिर आप 12 घंटे के लिए 120 कमाएंगे, इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हाँ, जब आप इस अधिनियम को देखें, और एक बात मैं करना चाहती हूँ और बहुत ही आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी लानी उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिस तरह से कवरेज हुई है पिछले 3 या 4 दिनों में कि यूपी की सरकार ने 38 में से 35 लेबर कानून को सस्पेंड कर दिया, वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 3 सालों के लिए। उसकी वजह से जो पूरे इस वीकेंड पे जो डिस्कशन चलता रहा कि ये तो बहुत ही रिग्रेसिव है, क्योंकि जो कानून 38 कानून की बात हो रही है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे कि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट वगैरह। हालांकि अधिनियम में इनकी कोई चर्चा नहीं है, इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। जो भी रेफरेंस है वो ये लिमिटेड पीरियड के लिए, टिल 20 जुलाई के लिए जो वर्किंग आवर को एक्सटेंड करने की बात की गई है, और उसके हिसाब से श्रमिक को वेज देने की बात की गई है, और बीच में रेस्ट देने की बात कही गई है। अब इससे फायदा क्या होगा इंडस्ट्री को? जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद ये किक स्टार्ट किया जा रहा है, इससे फायदा ये होगा, और किक स्टार्ट भी आप कर सकते हैं अंडर द MHA की जो गाइडलाइंस हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उनको अपने कम से कम लोगों का मूवमेंट हो, कम फ्लोर पे कम लोग काम करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रावधान को फॉलो किया जा सके। तो 12 घंटे का जो शिफ्ट है उसकी वजह से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी आपके जो फैक्ट्रीज को, और जो किक स्टार्ट करने की बात हो रही है उनको। दूसरी बात ये हो जाएगी, हाँ, जहां तक श्रमिकों का सवाल है, उनको भी जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बात करते हुए पाया कि ये सोच रहे हैं कि भाई अगर आप जैसे डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, आप 14 डेज काम कर रहे हैं, 14 डेज रेस्ट कर रहे हैं, या 7 डेज काम कर रहे हैं, 7 डेज रेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की सहूलियत भी फैक्ट्रीज और कंपनीज के हाथ में रहेगी, जो एम्प्लॉयर हैं उनके हाथ में, कि वो एक बार लोगों को लगा के काम करा के और फिर उनको रेस्ट दे सकते हैं। तो आई थिंक इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। ऑल्दो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि 8 घंटे का एक जो हिस्टोरिकल वैल्यू है, 8 आवर्स इन अ डे का एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, लेकिन जैसे अधिनियम में शुरुआत में खुद ही कही गई है कि ये केवल टेम्पररी प्रावधान है। तो हमारा अगर ये टेम्पररी है और केवल वर्किंग आवर्स की ही बात हो रही है, तब मेरे हिसाब से कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है, बल्कि दोनों के फायदे की बात है। अब कल क्या जिसका जिक्र त्रिपाठी सर कर रहे थे कि मिलकर काम करने की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि जो बदलाव हो वो मिलकर काम करने की तरफ कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। पांडे सर, ये इंडस्ट्रियों के लिहाज से, क्योंकि यूपी ने से 2 महीने के फिलहाल लागू कर दिया है, और 3 खास बातें जिसका जिक्र हमारे पैनलिस्ट ने किया है। कई और राज्य हैं जहां पर इंडस्ट्री है, गुजरात की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, पंजाब की बात करूं, ऐसे कई सारे राज्य हैं
क्या आपको लगता है कि ये एक फॉर्मूला या ये कदम ऐसा है जिसे बाकी सरकारों को भी अपनाना चाहिए, अगर हमें मिलकर इंडस्ट्री को वापस पटरी पर लाना है और यहाँ पर मजदूरों के हित भी पूरी तरीके से सुरक्षित दिखें? बिल्कुल, ये इस समय की परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल अनुकूल कदम है। ये इस वजह से भी है क्योंकि जो एक तो हमने देखा कि स्किल्ड वर्कर्स जो तितर बितर हो गए हैं, अभी कई जो घर चले गए हैं, अभी आना है, उसकी वजह से डिसरप्शन है। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी जहां जहां बिजनेस स्टार्ट होंगे वो पहले की तरह नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं शुरू कर सकते, बहुत सारे उनको सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, तो फुल अटेंडेंस भी पहले जैसी नहीं हो सकती है। उसको देखते हुए ऐसा भी कहा जा सकता है कि 2 शिफ्ट हो सकती हैं, 12 घंटे में 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट कर सकते हैं, फिर उसमें ज्यादा लोगों को, लेकिन उतना ही उनको आना जाना। अब हम ये भी देख रहे हैं कि वर्कर्स को फैक्ट्री प्रेमिसेस तक जाने आने में भी दिक्कतें हैं, तो इसलिए जो एक बार पहुंच गया वो पूरा 12 घंटे कर सके, फिर जैसा कि अभी बताया कि वो रोटेशन में उसको रेस्ट भी मिल सकता है, और इस तरह से एक जो वर्कर किसी तरह से फैक्ट्री में पहुंच गया वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके शिफ्ट एक ही उसमें करके, और फिर बाद में वो रेस्ट का अधिकार है। क्योंकि हमारे पास वर्कर्स में भी 2 तरह के रहते हैं, एक तो जो रेगुलर वर्कर्स जिनकी सैलरीज का प्रोटेक्शन हायर लेवल का होता है, और एक ऐसी कैटेगरी भी होती है जिसको हम NWNP वर्कर्स कहते हैं, नो वर्क नो पे वर्कर, जिनको काम के अनुसार मिलता है, दिहाड़ी के पीस रेट के हिसाब से दे रहे हैं। तो जो वो वर्कर्स हैं उनमें और रेगुलर वर्कर्स में किस तरह से सामंजस्य बिठाए, जैसे अभी आपने यूपी के एक ऑर्डिनेंस का जिक्र किया जिसके लिए सेंट्रल अप्रूवल की दरकार है, उस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि अभी उस समय हमारे देश में करीब 44 जो श्रमिक कानून थे उनकी समीक्षा करके उनको 4 लेबर कोड्स में किया गया है, और इसमें से एक कोड जो है कोड ऑन वेजेस वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है, और बाकी 3 कोड अभी पार्लियामेंट के विचाराधीन है। तो उसको देखते हुए अभी जो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह हैं, ये जब ये कोड पास हो जाएंगे तो ये सारे एक्ट जो है उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हाँ, तो उसको देखते हुए इस समय केंद्र सरकार के लिए भी इस तरह के किसी चेंज की परमिशन देना, जबकि उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव चेंज पार्लियामेंट के विचाराधीन है, एक गंभीर विषय होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस समय में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ सरकार भी एक तीसरा पक्ष है, इसको केवल एम्प्लॉयर के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि केवल सरकार के पास ही इतने बड़े कंधे होते हैं कि वो किसी वर्कर को बिना काम के भी घर बैठे खिला सके। कोई भी एम्प्लॉयर बिजनेस जो कर रहा है उससे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि साल में 1 महीने छुट्टी होती है तो 1 महीने 2 महीने और भी वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी बताया कि कहाँ पर किसी जगह अगर प्रोडक्शन आधा हो गया, ऑर्डर्स नहीं है, वो बाहर से ऑर्डर्स आए वो कैंसिल हो गए, तो ऐसे में किसी बिजनेस के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, और यहाँ पर हमारे लेबर कानूनों में जो लचीलापन नहीं है वो बिजनेस के आड़े आता है। तो हर बिजनेस चाहता है कुशल श्रमिकों की जरूरत उनको सबसे ज्यादा होती है, और उसको वो बड़े सम्मान के साथ रखना चाहते हैं। समस्या तब आती है जब बिजनेस का जो इंटरेस्ट है और सोशल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट उसमें क्लैश। त्रिपाठी सर, 2 बातें बहुत मैं कहूं कि ऐसा उसको पेश किया गया पिछले कुछ दिनों में, जैसे सुनीता जी ने कहा कि इन बदलाव के जरिए फैक्ट्री मालिकों के पास ये अधिकार आ जाएगा कि वो किसी भी कर्मचारी को कभी भी निकाल सकते हैं, वो ये भी अधिकार आ जाएगा कि काम के घंटे ज्यादा होंगे जबकि सैलरी कम मिलेगी, जबकि जो साफ तौर पर ये नोटिफिकेशन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है और एक छोटी सी अफवाह कई बार काफी ज्यादा परेशानी खड़ा करती है, खासतौर पर अगर श्रमिक वर्ग में कहें, जिन राज्यों में जरूरत है श्रमिकों की और रीओपन करना चाहते हैं, क्या बेहतर मॉडल और उसको रखने का तरीका हो सकता है राज्यों के सामने? देखिए, ये आपस की जो खाई है और जो एक संशय बना रहता है, इसको दूर करना चाहिए और इसमें सबको मिलजुल के करना चाहिए।
सबसे अधिक तो इसमें जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। बहुत से ऐसे मैनेजमेंट हैं जो श्रमिकों के साथ मिल बैठ के काम करते हैं, एक ही कैंटीन रखते हैं और सब साथ मिलके अपना लंच करते हैं, एक ही ड्रेस पहन के काम करते हैं और उनके साथ जो है केवल वो फैक्ट्री में नहीं बल्कि फैक्ट्री के बाहर भी मिलजुल करके ही एक तरीके से एक सोशल बिहेवियर रखते हैं। तो उन एस्टेब्लिशमेंट्स में श्रमिकों का एक विश्वास रहता है कि मैनेजमेंट लगातार हमारे साथ है। दूसरी बात कि सरकार ने भी बहुत से ऐसे कानून नए पास किए हैं कि जैसे हर एक के पास जो है अब एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट, एक पेंशन का अकाउंट, ESI का अकाउंट। तो जहाँ कहीं कोई श्रमिक हट भी रहे हैं किसी वजह से, देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर कोई फैक्ट्री या कोई प्रबंध नहीं चल पा रहा है तो वो बंद होगा और श्रमिकों को भी उसमें लॉस होगा। तो ऐसे के लिए सोशल सिक्योरिटी कवर वो सरकार को देना पड़ेगा। अब अमेरिका जैसे राष्ट्र में जहां कुल आबादी 30-32 करोड़ है, वहां 3 करोड़ लोगों ने कहा है कि हम अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और सरकार उनको जो है वो कुछ महीने के लिए सीधे उनको इंटरवीन करके पैसा देगी, क्योंकि वहां पे जो है सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वहां भी बंद हो गए हैं। आपने सुना होगा और देखा होगा कि अमेरिका में क्या कहर हुआ है। तो जब वहां पर 3 करोड़ लोगों ने इस तरह अप्लाई किया है तो, और भारत में अगर आबादी देखी जाए तो यहाँ तो 13 करोड़ 15 करोड़ को अप्लाई करना चाहिए और यहाँ के प्रबंध के बीच में, श्रमिकों के बीच में एक अच्छा वातावरण उत्पन्न हो, उसमें हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ये भी जिम्मेदारी है, श्रमिक की है, और जल्दी जल्दी उद्योग खुले और काम शुरू हो। सबसे बड़ी बात है जल्दी जल्दी खुले और काम शुरू हो, तभी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनौती इस वक्त ये भी है कि श्रमिकों को वापस कैसे उन शहरों या उन फैक्ट्रियों के पास लाया जाए जहां पर काम दोबारा शुरू करना है, और इसके लिए क्या ज्यादा मैं कहूँ लिक्विडिटी ऑफर्स या फिर कुछ ज्यादा सहूलियत इस वक्त लेबर को, श्रमिक वर्ग को देने की जरूरत है। देखिए जो श्रमिक चले गए हैं, एक तो मुझे अफसोस होता है कि उनकी दशा देख के कि शायद हमने ये ख्याल नहीं किया कि कितने ऐसे माइग्रेंट हैं, और या हो सकता है कि सभी कुछ प्रयास करने के बावजूद उनको ये ऐसा एहसास हुआ हो कि नहीं वापस ही जाना है, तो इतने ज्यादा चले गए और इतना दुख झेलते हुए गए। तो ये तो दुख की बात है और आगे के लिए हमें भविष्य के लिए सीख लेनी चाहिए इससे। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रियां खुलेंगी, काम खुलेगा, उनमें कई वापिस आएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। चूंकि समय लगेगा इसलिए कम श्रमिक होंगे, इसलिए उन कम श्रमिकों से ज्यादा देर तक काम करा के हम जल्दी एक नॉर्मलसी ला सकेंगे। और जैसे नॉर्मलसी आएगी वो श्रमिक वापस आ जाएंगे, ऐसे ट्रेन बसें सब कुछ चालू होंगे तो वो वापस आएंगे। जो भी स्किल्ड लेबर है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतने लोगों को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमें उद्योग व्यापार में ही लोगों को ज्यादा लाना पड़ेगा। ओके सुनीता जी, जो भी बदलाव या फिर मैं कहूँ कि क्लॉज को सस्पेंड करने की बात है, 3 चीजें खास तौर पर, किसी भी श्रमिक को रखने या निकालने का तरीका, उसकी सैलरी में कहीं किसी तरह की कोई कटौती, एक ये भी बात कही जा रही थी कि इसके जरिए उनके बहुत सारे अधिकार जो सोशल सिक्योरिटी है या इसके अलावा काम करने के घंटे हैं उस पर बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। इन 3-4 पहलुओं पर समझना चाहूंगा कि ये क्लॉज क्या कहते हैं और वाकई उनको कहीं भी बदला नहीं गया है। जैसा कि मैं कह रही थी कविंद्र जी, ये जो 3 प्रोटेक्शन डाला गया है कि ये कैविएट ऐड किया गया है अधिनियम में कि ये जो सेक्शन 51, 54, 55 और 56 उसको सस्पेंड किया गया है और उसके बट वो जो सस्पेंशन है वो सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 3 क्लॉजेज हैं जो अधिनियम में दिए गए हैं। वो ये है कि 8 घंटे से 12 घंटे होगा, मगर सब्जेक्ट टू ब्रेक, सब्जेक्ट टू पेमेंट एंड सब्जेक्ट टू पीस मिल का जो बता रहे थे ये कि उस पेमेंट के हिसाब से ही होगा। तो ऐसा मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आ रही है वो ये है कि इंडिया जैसे है, इंडिया ने ILO का कन्वेंशन साइन किया 1919 का, जिसमें हफ्ते भर में 48 आवर्स का आपका टैब है कि आप एक श्रमिक को 48 घंटे से ज्यादा नहीं काम पे रख सकते। अब इस अधिनियम के जरिए वो 72 घंटे हो गया है।
तो 48 घंटे से बढ़ करके हफ्ते में 72 घंटे का काम लिया जाएगा। इसमें अगर ये टेम्पररी है तब माना जा सकता है, अगर यही मान के चले कि ये केवल इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करने के लिए एज अ टेम्पररी मेजर डाला गया है तो ये सस्टेन किया जा सकता है। मगर अगर परमानेंसी लाने की कोशिश करें, चाहे उससे ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करें, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा जैसे इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस और वो ये हमारी कमिटमेंट है टू द वर्ल्ड कम्युनिटी कि हम वो कन्वेंशन में जो हमने साइन किया है, जिनको हमने रेटिफाई किया है, उसको हम अपहोल्ड करेंगे। तो वो एक 48 आवर्स वाला एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है लीगल के तौर पे, जो एक चैलेंज हो सकती है, जब कि अगर आप 12 घंटे करके भी उसको हफ्ते भर में क्या 48 आवर्स रखा जा सकता था, ये एक सवाल है। बाकी जो क्लॉजेस हैं वो केवल आपके घंटों को बढ़ाते हैं और इन प्रोपोर्शन टू घंटों को बढ़ाने का बाकी आपके सेफगार्ड्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो रेस्ट का या फिर ओवरऑल घंटा भी तय किया गया, जैसे कि 48 आवर्स था पहले, 8 घंटे तक रखेंगे, 6 दिन में आपको 48 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते। अभी वो 12 घंटे हो गया है तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो गई है 72 आवर्स तक। 72 आवर्स से ज्यादा नहीं कर सकते और रेस्ट देना है और पेमेंट करनी है। तो ये नहीं है कि उसी वेजेस में आप ज्यादा काम ले सकते हैं, ज्यादा काम होगा और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट पेमेंट होगी। तो ये एज ऑन टुडे अधिनियम में यही है। किसी भी श्रमिक को निकालने को लेकर इस तरीके का देखिए अधिनियम ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। हालांकि जो चर्चाएं चल रही थी आपके जो अखबारों के जरिए और टीवी के जरिए, उससे तो ऐसा लग रहा था कि उनको निकाला, जो भी जिस तरह की बातें चल रही थी, और लग रहा था कि आप पूरा फैक्ट्री सब एक्ट ही सस्पेंड हो जाएगा, एक्ट ही सस्पेंड हो जाएगा। लेबर कोर्ट भी आप अप्रोच ही नहीं कर सकते, ना तो एम्प्लॉयज अप्रोच कर सकते हैं, ना एम्प्लॉयर्स अप्रोच कर सकते हैं। रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन, सारी चीजें सस्पेंड हो जाएंगी। इक्वल रेम्यूनरेशन, मतलब वो अगर सस्पेंड हो जाता तो आप समझ रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता। तो वो सब बातें तो अधिनियम में नहीं है, अभी वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन अधिनियम में नहीं है। तो हम अधिनियम की बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे बोलना चाहूंगी। जिस तरीके की खबरें आई उसको समझा जाए और असल में सरकार ने क्या लागू किया है, ऑफिशियली तौर पर क्या चीजें जिस पर मुहर लगी है वो क्या है, और वो सही संदेश जनता तक, श्रमिकों तक पहुंचे। पांडे सर, एक आखिरी मैं समझना चाहूंगा, जिस तरीके का सिनारियो और दो चीजें जिसका जिक्र सुनीता जी ने भी किया, हम ये जो कहूं कि टेम्परेरी स्टेप के जरिए किक स्टार्ट कर सके, हम वापस पुराने मोड पर पहुंचेंगे, वो बेटर मॉडल है? या आपको लगता है कि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से कोरोना से बाहर आने का वक्त लग रहा है दुनिया भर में, ये मॉडल थोड़ा लंबा खिंच सकता है या लंबा चलना चाहिए? क्योंकि ये जो 20 जुलाई तक के लिए जो टेम्परेरी सस्पेंशन किया गया है, ये कोविड-19 के संदर्भ में किया गया है, इसलिए अगर उसके रहती परिस्थितियां वैसी विपरीत परिस्थितियां और समय तक रहती हैं तो ये कुछ समय और भी खिंच सकता है, और इवन विद इन आईएलओ फ्रेमवर्क वो शायद जस्टिफाइड होगा क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है। लेकिन ये निश्चित रूप से ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति में लिया गया एक अभूतपूर्व निर्णय है, और जैसे ही वो अभूतपूर्व परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं ये फिर से नॉर्मल होना चाहिए। ओके, त्रिपाठी सर, बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग इसीलिए इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं लेबर अरिस्टोक्रेसी, यानी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके लेबर, आपने सुना होगा एक जमाने में जब कंपनी एक्ट में होता था कि इसके ऊपर के जिसकी तनख्वाह हो वो पब्लिश किया जाए उनके एनुअल रिपोर्ट में, तो एनुअल रिपोर्ट इतनी भारी हो जाती थी क्योंकि उसमें सारे अधिकांश लेबर के, या जिनको हम लेबर समझते हैं, उनको भी वैसी सैलरी मिलती थी। और ये मल्टीनेशनल्स और हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, इस तरह के ज्यादा एम्प्लॉय होते थे, तो इनको लेबर अरिस्टोक्रेसी इसीलिए कहते थे कि बाकी 90% जो हैं उनकी तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और ये अच्छी बात है कि सबके लिए, क्योंकि अब देखिए आगे आने वाला समय, अभी तो कोविड से हम लड़ रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा है कि जॉब की परमानेंसी नहीं होगी। एक आदमी कई जॉब्स रखेगा और कहीं भी परमानेंट नहीं रहेगा, ऐसा होना शुरू हो गया है।
बहुत सी एडवांस इकोनॉमीज में। तो इसके लिए जरूरी है कि हर एक के पास अपना अकाउंट हो, प्रोविडेंट फंड का हो, पेंशन का हो, ASI का हो, इंश्योरेंस का हो, और वो उसमें कंट्रीब्यूट करता रहे। जहां भी काम करे वहां से उसको उसके लिए पैसा मिले और वो कंट्रीब्यूट करे। तो ये चीज जो है ये फिर संतुलन लाएगी कि आदमी जो है वो किसी एक कंपनी में लगातार काम कर रहा है या वो इंडिपेंडेंटली सेल्फ एम्प्लॉयड है और धीरे यहाँ भी काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, जैसे वो अनऑर्गेनाइज चल रहा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है उनके लिए वगैरह। तो ये आना पड़ेगा, लेकिन आज के दिन तो हम कोविड का ही देखें, इसके लिए आगे की तैयारी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस ऐप चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि मौजूदा संकट के बीच कुछ राज्यों में जो श्रमिक कानूनों में सस्पेंशन की बात आ रही है उसकी हकीकत क्या है, क्यों किया गया है, उसका असर इंडस्ट्री